जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसे कि हम लोग रेलवे का नोट्स पढ़ रहे थे, ठीक। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने अकबर तक पूरा पढ़ लिया था, उसके पूरे MCQ भी यहाँ तक हो चुका था, ठीक। तो आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत से। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले क्या लिखा हुआ है? आधुनिक भारत के स्रोत से। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पुरालेखीय सामग्री, पहला पॉइंट है यहाँ पे, इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरालेखीय सामग्री ऐसा दस्तावेज है जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन के संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियाँ हैं। केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, न्यायिक अभिलेख, निजी अभिलेख। इसके अतिरिक्त विदेशों में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत भी हैं। पहला है केंद्र सरकार के पुरालेख। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके तहत भारत के पुरालेखों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। राज्य सरकारों के पुरालेख, भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व राजसी राज्य, ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंध स्रोत सामग्री मिलती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है, जिसे अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में रखा गया है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के फ्लासी पूर्व 1757 अभिलेख नष्ट होते गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां प्रायः बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत तीन प्रेसिडेंसियों के सदर, कोर्ट सदर, दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। निजी पुरालेख। निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाज एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आगे देखते हैं यहाँ पे, विदेशी संग्रहालयों के पुरालेख सामग्री। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भिकाजी कामा ने प्रेरी से वंदे मातरम और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। जीवनी, साहित्य एवं संस्मरण। उर्दू के मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938 ईस्वी। हिंदी में निराला 1897 से 1961 तक। बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976 तक। मराठी में केशवसुत 1866 से 1905। मलयालम में जी शंकर कुरुप 1901 से 1978। लघु कहानी पोस्टमास्टर 1891। काबुलीवाला 1892। यात्रा वृत्तांत में क्या क्या है आपका? जॉर्ज फोस्टर की यात्रा वृत्तांत, बेंजामिन हैन, अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत, ट्रेवल्स इनटू बुखारा आदि। समाचार पत्र में पत्रिकाएँ दिखेंगे, जिसे भारत में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल गजट किसने लिखा है, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने लिखा है। कब? 1780 में लिखा है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तत्पश्चात
द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जनरल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, द कलकत्ता कार्निकल 1786, द मद्रास कुरियर 1785 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई प्रकाशन प्रकट हुए। मौखिक प्रमाण, व्यक्तिगत संस्मरण, चित्रकला में कंपनी चित्रकला, 1857 के विद्रोह पर चित्रकारी। अब कुछ इसी के देख लेते हैं एमसीक्यू। अवध की राजनीतिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन करने वाली पुस्तक जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध के रचनाकार कौन है? तो स्लीमैन है। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्के ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया? तो कौन सा? बंगाल गजट था। आगे देखते हैं यहाँ पे तारकनाथ दास ने हिंदुस्तान नामक पत्र का प्रकाशन किस स्थान से आरंभ किया? वैंकूवर से। पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो भिकाजी कामा। दादा भाई नौरोजी का संबंध निम्न में से किस समाचार पत्र से था? तो जल्दी से बताएंगे उसका राइट आंसर। तो वो था वॉइस ऑफ इंडिया। देश की स्वाधीनता की चेतना जागृत करने व रचना देशेर कथा के लेखक कौन है? तो वो है सखाराम गणेश देवउस्कर। आगे देखेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण समाज के विभिन्न आयामों का चित्रण करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास एवं भूमि के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन करने वाली रचना अनटचेबल के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो मुल्कराज आनंद है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस चित्रकला शैली का विकास हुआ था? तो कालीजाट चित्रकला। किस कला को कंपनी चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो पटना कला शैली। गहरे रंगों के स्थान पर हल्के रंगों का प्रयोग किस कला शैली की विशेषता है? तो कंपनी कला की विशेषता है। आगे किस चित्रकला शैली में पौराणिक कथाओं एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत का मुख्य रूप से चित्रण हुआ है? तो है बंगाल कला। निम्न में से कौन चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र नहीं था? तो वो था ढाका। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी, कहाँ पर है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। शतरंज के खिलाड़ी किसका है? तो क्या बोलेंगे? मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे भारत में यूरोपीय का आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे भारत में। आगे देखेंगे यहाँ पे वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 में आया था। कौन से बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक, उसने यहाँ पहुँच भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होकर कालीकट पहुंचा। आगे 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीकी के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। आगे देखते हैं यहाँ पे वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया था। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैनथोम यानी कि मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। कार्टेज व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिसे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। आगे देखेंगे यहाँ पे पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अब पढ़ते हैं पुर्तगाली के बाद डच।
स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। 1605 में ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। 1762 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं और शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। आगे देखते हैं यहाँ पे डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोटी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी कि पैगोडा को ढाला और पुलिकट के समस्त गतिविधियों को केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में। 1599 ईस्वी में एक दुस्साहसी व्यापारी जॉन मिल्टन हॉल भारत आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर यानी कि आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्ष के लिए प्रदान किए, जिन्हें मई 1609 ईस्वी में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ठीक, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स नाम था ना। जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1632 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। नोट: सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना 1613 में, डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1625 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने हारमूज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त किए और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और देखेंगे यहाँ पे निर्माण किया चार्ल्स आयर पोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी न्यू जॉर्ज चारनॉक ने रखी। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं डेंस के बारे में क्या होता है। डेंस 1616 ईस्वी में भारत आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई।
इसने 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार तमिलनाडु में पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेंस ने कलकत्ता के नज़दीक सोरामपुर बंगाल में 1676 ईस्वी से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। इधर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फ्रांसीसी। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी द इंड्स ओरिएंटल की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राज्याधीन थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। आगे देखेंगे यहाँ पे 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमे छीन लिया। 1657 ईस्वी की रेजविक की संधि में पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 ईस्वी में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। 1740 से 1763 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। देखेंगे यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 और 48। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। इस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-सैपोल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से 54 ईस्वी। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग एवं नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हुआ। अगस्त 1751 ईस्वी में क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी आर्काड पर विजय प्राप्त कर ली। क्लाइव तथा लॉरेंस ने 1751 ईस्वी में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर त्रिचन्नापल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। नोट में देखेंगे क्या है, फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय किया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया तथा उसकी जगह गोडेहू को गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। 1756 ईस्वी में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पांडिचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। कितना, 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों के महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वाडिवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वाडिवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया
तो वाणिवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। देखते हैं, एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी कब हुई थी स्थापना? 1498 में। वेरेनिगदे ओस्टे इंडिसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। कंपनी द इंडस ओरिएंटल यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अब थोड़े इसके एमसीक्यू पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 1498 में भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। ठीक, कारी कट बंदरगाह पे आया था। भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोचीन में स्थापित की थी अपनी पहली फैक्ट्री। मुगल शासक शाहजहां ने पुर्तगालियों के किस व्यापारिक केंद्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था? तो वो था हुगली। डचों ने भारत में किस स्थान पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो था मसूलीपट्टनम। आगे देखते हैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? तो क्या बोलेंगे? अकबर था उस समय। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में किसके दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स किसके दरबार में आया था? तो आया था जहांगीर के दरबार में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, अंग्रेजों को बम्बई शहर किसने उपहार में प्राप्त हुआ था? किन से उपहार में प्राप्त हुआ था? तो वो थे पुर्तगाली से प्राप्त होता। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम। फ्रांसीसियों ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कोचीन में बनाया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बताएंगे कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो वो होता फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। पांडिचेरी की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1755 ईस्वी में। निम्न में से किसने सेरामपुर में अपनी मुख्य बस्ती बसाई? तो वो थे डेंस। चिनसुरा किनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो डेंस का था। अब हम क्या पढ़ेंगे, मुगलों का पतन एवं क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार। क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार 18वीं शताब्दी में बंगाल और अवध का स्वायत्त और स्वतंत्र राज्यों के रूप में भी उदय अपने आप में एक अकेली घटना नहीं थी। अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और अन्य क्षेत्रीय राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। मुगल साम्राज्य के पतन पर निरंतर शोध से यह स्पष्ट हो गया कि मुगल साम्राज्यवादी व्यवस्था प्रशासनिक, कृषि, सामाजिक आदि के कारण ध्वस्त हो गई। इन विभिन्न कारकों की प्रकृति और सापेक्ष महत्व पर अभी भी इतिहासकारों के बीच बहस चल रही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इन राज्यों को हम नियंत्रण के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला था उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य, नवीन राज्य। तो पहले पढ़ेंगे हम उत्तराधिकारी राज्य के बारे में। बंगाल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्वतंत्र स्वायत्त राज्य के रूप में बंगाल का उदय विभिन्न मुगल सूबों में पनप रही प्रांतीय स्वायत्तता की प्रवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण थे। हालांकि मुगल बादशाह की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी जा गई, पर प्रांतों में व्यवहारिक रूप में गवर्नर का स्वतंत्र और वंशगत अधिकार स्थापित होने लगा था और सभी माताहत अधिकारियों पर गवर्नर का सीधा नियंत्रण होने लगा। इस प्रकार बंगाल में स्वतंत्र स्वायत्त शक्ति का उदय हुआ। प्रमुख स्वतंत्र शासक कौन थे? मुर्शिद कुली खां 1700-1727, शुजाउद्दीन 1727-47, अलीवर्दी खां 1740-56 तक। आगे देखते हैं यहाँ पे, हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना की। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। चिनकिलिज खां द्वारा 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि से नवाजा तथा इसके द्वारा सुकर खेड़ा के युद्ध में 11 अक्टूबर 1724 में मुगल सूबेदार मुबरिज खां को पराजित किया। आगे देखते हैं यहाँ पे, अवध के बारे में।
प्रथम चरण में बंगाल की तरह अवध में भी स्वायत्तता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति विकसित हुई और अंततः उसका भी अंग्रेजी राज में विलय हो गया। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अवध के उदय में आर्थिक और भौगोलिक कारकों के साथ साथ बुरहान उल मुल्क शहादत खां की राजनीतिक स्वायत्तता की दृढ़ इच्छा की भी महत्वपूर्ण हाथ था। प्रमुख स्वतंत्र शासक थे शहादत खां 20 से लेकर 39, सफदरजंग 39 से 54, शुजा-उद-दौला और अवध 54 से 75 ईस्वी तक। आगे देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्र राज। पहले पढ़ेंगे राजपूताना। मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाकर प्रमुख राजपूत राज्यों ने अपने को केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर लिया। फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के काल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। अधिकतर बड़े राज्य निरंतर छोटे झगड़ों और गृह युद्धों में फंसे रहे। मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में यहाँ हिंदुओं का शासन स्थापित था। ओडेयार वंश की सत्ता 1766 तक स्थापित रही, जिसका अंतिम शासक कृष्णराज कोटियार द्वितीय था। इसकी शासनकाल में संपूर्ण सत्ता दो भाइयों नंदराज तथा देवराज के हाथों में आ गई। नंदराज ने 1749 ईस्वी में हैदर अली को सेना का अधिकारी बनाया और 1761 ईस्वी में संपूर्ण सत्ता हैदर अली के हाथों में आ गई। आगे केरल। 18वीं सदी के आरंभ में केरल के 4 प्रमुख राज थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन तथा त्रावणकोर। इनमें से त्रावणकोर को 1729 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रभुत्वता मिली। इस सदी के राजाओं ने मलयालम साहित्य की भरपूर संरक्षण दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा एक उत्कृष्ट कवि, विज्ञान, संगीतज्ञ, अभिनेता तथा सुसंस्कृत व्यक्ति था। उसने यूरोपीय मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। अब हम पढ़ेंगे नवीन राज के बारे में। चलिए देखेंगे मराठा। मराठों का उदय एक और मुगल केंद्रीयकरण की वृद्धि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया का परिणाम था। दूसरी ओर यह विशेष वर्ग और जातियों की उच्च वर्गों में भी अनेक उच्च बढ़ोतरी की इच्छा का परिणाम था। मराठों के केंद्रीय क्षेत्र पर कभी भी मुगलों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया और मराठा राज को प्रमुख विस्तारवादी राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। बालाजी विश्वनाथ से लेकर बालाजी बाजीराव के शासनकाल तक मराठा शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई और मध्य भारत के चारों ओर फैल गए। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों ने मराठों को पराजित किया। इससे मराठा शक्ति को गहरा धक्का पहुंचा और उनका विजय अभियान रुक गया। आगे देखते हैं यहाँ पे मराठा काल क्रम। मुगल काल के दौरान मराठा, मुगल काल के बाद पेशवा मराठा, क्षेत्रीय मराठा कौन कौन से थे? तो शिवाजी कब से कब तक? तो 1664 से 1680 तक। और मुगल काल के बाद पेशवा मराठा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। क्षेत्रीय मराठा कौन थे? ग्वालियर सिंधिया 1761 से 1772। संभाजी कब से कब तक थे? तो संभाजी 1681 से लेकर 1689। फिर बाजीराव प्रथम कब से? 1720 से लेकर 1740। फिर इंदौर होलकर 1721 से 1818। राजराम कब थे? 1689 से लेकर 1700 ईस्वी। और उसके बाद बालाजी बाजीराव मस्तानी 1740 से 61। नागपुर भोसले 1674 से 1802। ताराबाई 1700 से 1707। बड़ोदरा गायकवाड़ 1721 से 1802। दारा पवार 1730 से 1819। आगे जाट एक कृषक समुदाय था जो दिल्ली तथा आगरा क्षेत्र के निवासी थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य को कई कृषि आधारित वर्गों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिनमें जाटों का आंदोलन महत्वपूर्ण था। समकालीन परिस्थितियों का अनुमान करते हुए जाटों ने भी अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। चूड़ामन और बदन सिंह ने इसकी पहल की और सूरजमल ने 1756 और 1763 के बीच भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना कर इसे सुदृढ़ किया। इसका विस्तार पूर्व में गंगा, दक्षिण में चंबल, उत्तर में दिल्ली और पश्चिम में आगरा तक था। राज्य की प्रकृति सामंती थी और प्रशासनिक तथा राजस्व मामलों पर जमींदारों का पूर्ण नियंत्रण था। सूरजमल की मृत्यु के उपरांत यह राज्य समापन की ओर चला गया। बंगस
बंगस के पठान। रोहिला एवं बंगस पठान राहेलखंड एवं बंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत की ओर अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आवर्जन हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ अली मोहम्मद खान ने उठाया और छोटे से राज रोहिलखंड की स्थापना की। इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहिला एवं बंगस पठानों ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब क्या है, थोड़ा एमसीक्यू है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। बंगाल के किस शासक ने इजारेदारी प्रथा का प्रचलन आरंभ किया था? तो वो शासक था मुर्शिद कुली खां। किस शासक ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो वो था मुर्शिद कुली खां। आगे देखेंगे यहाँ पे। किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो उसे बोलते हैं अलीवर्दी खान ने। ब्लैक होल की घटना का संबंध किस शासक से है? तो सिराजुद्दौला के शासन से है। बंगाल के किस शासक ने मुगलों का राजस्व देना बंद कर दिया था? तो वो शासक था अलीवर्दी खां। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। निम्न में से कौन मोहम्मद शाह का वजीर था? तो वो था सफदरजंग था। आगे, किसने टिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बोलेंगे 8वें का राइट आंसर, तो था हैदर अली। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्न में से किस शासक ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? तो वो था टीपू सुल्तान। पूरन चंद किसका दीवान था? पूरन चंद था निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ का दीवान था। आगे देखेंगे यहाँ पे। किस शासक ने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो वो था टीपू सुल्तान था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं, अब हम कल से पढ़ेंगे। ठीक, कल से हम कहाँ पढ़ेंगे? भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। आज हम केवल वहीं तक पढ़ते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले टॉपिक भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।